हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखेंगे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए पीपीटी तैयार की गई है। पूरी 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, केवल टू केवल आपको प्रश्न और उसके आंसर। इसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम आपका थोड़ा भी बर्बाद नहीं होगा और सभी क्वेश्चन जो हैं वह विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे वही मेरा प्रश्न रहेगा, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो पर डे वीडियो आपको मिलती रहेगी यूपी टेट और सुपर टेट प्रिपरेशन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना अनाज किसे कहा जाता है। तो सबसे पुराना अनाज जौ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जौ को कहा जाता है। आगे देखेंगे, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो हरित गृह प्रभाव जो आप लोग देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, जो सबसे ज़्यादा गैस जो होती है प्रभाव डालती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 डालती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष के 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष की 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। ओजोन परत की जो ओजोन परत होती है उसकी मात्रक क्या होता है? डाप्सन। डाप्सन इकाई में ओजोन परत की लंबाई को मापा जाता है। ये भी याद रखेंगे। ओजोन परत की O3 इसका जो प्रतीक होता है और ओजोन परत समताप मंडल का हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। किसने दिया था दोस्तों? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को दिया था। आगे देखते हैं, ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है। तो जो ताजमहल जो भारत का धरोहर है, वो इसको जो क्षति है वह मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले प्रदूषकों से हो रही है। ये बात आप याद रखेगा। और दिन प्रतिदिन इसका जो कलर है वह धूमला होता हुआ चला जा रहा है। रेड डाटा बुक क्या होती है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची होती है। इसमें जो जो भारत की पौधे हो गया या पशुओं की जो विलुप्त होती प्रजाति है उसका इसमें वर्णन होता है। ये याद रखेंगे रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक पहली बार प्रकाशित कब हुई थी। तो 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार रेड डाटा बुक का। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? तो 12 हैं। पूरे भारत में 106 अभ्यारण्य है। ये भी याद रखेंगे। कौन सा राज्य भारत का कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को कार्बन मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होता है। तो जो तेजाब वर्षा होती है जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं, अम्लीय वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और SO2, सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनको मिश्रण से होती है आपकी तेजाब वर्षा। जिसका pH मान 7 से कम हो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये बात याद रखिएगा। नियर अबाउट 5.2 भी लिखा मिल जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है। तो चेन्नई में है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय। आगे देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हीकेल ने किया था। अर्नेस्ट हीकेल ने। ये भी याद रखेंगे। कब? तो 1869 में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो टांसले ने 1835 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो एडवर्ड सुएस ने किया था। एडवर्ड सुएस ने किया था। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है। तो सीसा के कारण। किसके कारण दोस्तों? सीसा के कारण। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित विकिरण रोग पैदा होता है। तो सीसा के कारण पैदा होता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका,
कि चंद्रावती इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। स्थापना 1981 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1981 में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। मिनीमाता रोग होता है एचजी की अधिकता से। ये भी याद रखेगा, एचजी मतलब पारा। अगला देखते हैं कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में जो ऊतकों का टिश्यू का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, जो 1936 में बना। ये भी याद रखेंगे। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बता ही दिए। आगे देखते हैं किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है और दाल में भी पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। 1988 में इसका निर्माण हुआ। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ। जब भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। बाघ सुरक्षा अधिनियम 1973 में। ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रोटीन को मुख्यतः कहा जाता है। तो प्रोटीन को शरीर निर्माण करने वाला कहा जाता है, जो टिश्यू का निर्माण करता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। एल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में। आप लोग देखेंगे एल्फा किरेटिन नामक जो प्रोटीन होता है मानव शरीर के त्वचा में इसका उपस्थिति पाया जाता है। आगे देखेंगे पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में है। आगे देखेंगे मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है स्वतः चलित वाहन। क्या है दोस्तों? स्वतः चलित वाहन। स्वतः चलित वाहन के साइलेंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और इसी से उत्पन्न होता है मेट्रोपॉलिटन। ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? असम में है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो जीवों के श्वसन से होता है। जीवों का जो श्वसन क्रिया होती है उसी में उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं। आगे देखते हैं कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधित रोग पैदा करता है? कैडमियम। कैडमियम जो रोग होता है इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और हृदय संबंधित रोग पैदा होता है। आगे देखते हैं अगला है नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। आगे देखते हैं किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदा बोला जाता है। इससे आप देखेंगे एक लसीला पदार्थ निकलता है जो जहाँ पे लगता है वहाँ की शरीर को बंजर, वहाँ के पृथ्वी को बंजर कर देता है। तो किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को माना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। आगे देखते हैं केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभ्यारण्य जो है वह प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। आगे देखते हैं एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। याद रखेंगे एक सींग वाला गैंडा जो होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर के, महाराष्ट्र के नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। कब दोस्तों? 1992 में। आगे देखते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यह कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में यह है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में चुना है। आगे देखते हैं जुगाली करने वाले, जिसको पगुरी बोला जाता है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन को। किसको करते हैं दोस्तों? मीथेन को। उनके आवाज़ से भी मीथेन गैस मिलती है और दलदले और सड़े गले स्थान वाली जगहों से भी मीथेन गैस निकलती है और पशुओं के आवाज़ से भी मीथेन गैस निकलती है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भरतपुर राष्ट्रीय बिहार जिसको
जिसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप दर्जा दे दिया गया है, वह राजस्थान में उपस्थित है। आगे देखेंगे दाची गाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दाची गाम राष्ट्रीय पार्क जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का शहडोल जिला में स्थित है, जो जिसे बोला जाता है बाधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसके लिए दोस्तों, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। पहले 50 थे, लेकिन एक नया 2021 में जुड़ा है, इसके अनुसार पूरे कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं दोस्तों, 51 टाइगर रिजर्व भारत में है। आगे देखेंगे दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है। जो दाम्पा टाइगर रिजर्व वह मिजोरम में है। सलीम अली कौन थे, तो एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे जो सलीम अली थे। द इंडियन बर्ड्स जैसे पक्षियों पे अनेक कहानियाँ लिखे हैं इन्होंने, और पक्षियों के संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं को अपनाते थे। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सर्वप्रथम 1973 में मनाना शुरू हुआ था। आगे देखते हैं जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया, तो अधिक पेड़ लगाओ जुलाई अभियान जो किसके प्रसिद्धि है, तो के.एम. मुंशी की। याद रखिएगा के.एम. मुंशी, जिन्हें हम पर्यावरणविद भी बोलते हैं। एक के.एम. मुंशी क्या है, एक महान पर्यावरणविद हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। आगे देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में उपस्थित है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलते हैं, तो विटामिन सी के कारण। जो विटामिन सी होता है वह खट्टे फलों से या खट्टे पदार्थों से मिलती है, ये याद रखिएगा। और इसके कमी के कारण मसूड़ों में सूजन और इसके बाद दांतों से खून आना, ये सभी होते हैं रोग। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइबोजोबियम। कौन होता है दोस्तों, राइबोजोबियम। जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें जैसे कि आपका सरसों हो गया, तिलहन हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी हो गए। जो इसमें राइजोबियम होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम करता है। आगे देखते हैं चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। आगे देखते हैं ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कई बार हो गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू हुई थी, 1975 में शुरू हुई थी। और विटामिन शब्द की खोज का प्रतिपादन फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर में विटामिन ए प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम बोलते हैं विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य का हिस्सा है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी, तो 1974 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी प्यारे, 1974 में। आगे देखेंगे वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल में। कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का भोपाल हिस्सा है। आगे देखते हैं देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो केरल के कोतूर में। कहाँ पे दोस्तों, केरल के कोतूर में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ था पहली बार। गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी, तो गैंडा परियोजना 1987 में शुरू हुई थी। गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी, 1987 में, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पे उपस्थित है, ओजोन छिद्र जो है वह अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप O3 होता है। ओजोन छिद्र हो जाएगा तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परतें होती हैं रोकती हैं, ये रुकेगी नहीं, और पृथ्वी पर जब आएगी स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को यह उत्पन्न करेगी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किससे अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को, जिसको UV बोलते हैं, या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या होता है, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद भी रहे तो उसको भी मानिएगा। आगे देखते हैं पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वह बेंगलुरु में है। कहाँ पे दोस्तों, बेंगलुरु में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में
पारित हुआ। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सबसे कम, जिसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है, याद रखिएगा। अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक जो भूमिगत जल को प्रदूषित करने का एक कारक है। आगे देखते हैं कि आपका है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, जिसे FRI कहा जाता है, जो स्थित है कहाँ पे है? भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान, जो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। हिमचीता परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1987 में हिमचीता परियोजना शुरू हुई थी। हिमचीता परियोजना 1987 में, और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो कि उत्तराखंड के देहरादून में। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित हुआ। कब पारित हुआ दोस्तों? सन 2002 में पारित हुआ। आगे देखते हैं, हरा सूचकांक जिसे ग्रीन इंडेक्स बोला जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक द्वारा। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, जिसको ग्रीन इंडेक्स कहा जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा यह दिया गया है सूचकांक। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में। अभी बताए हैं, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन वानुसिंकी एक वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पे दोस्तों? कोयम्बटूर में है, जो वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान है, जो कहाँ पे? कोयम्बटूर में है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? MIC, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, जो कि विषैली गैस है, इसके रिसाव के कारण हुई थी 1984 में। कहाँ पे दोस्तों? 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक फैक्ट्री से रिसाव हुआ था इस रसायन का, जो काफ़ी जन की हानि हुई थी। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होती है सूर्य के प्रकाश किरणों से या मछली की आंत से इसे हमें उत्पत्ति करते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये बात याद रखिएगा। आगे देखेंगे, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। याद रखिएगा, जब रक्त बहता है तो रक्त को थक्का बनाने में भी विटामिन के का प्रयोग करते हैं। तो रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। आगे देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। आगे देखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 में। और याद रखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जब आया, जैसे कि मान लीजिए वनों की जीवों की सुरक्षा या वन अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। 100 प्रश्नों के या वन लाइनर टाइप क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।